आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर संघवाद पर। तो देखिए इसमें क्या है। तो पहले ये बताना चाहेंगे ये जो चैप्टर है वो अध्याय 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं परिचय। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। अगर हम इस अध्याय से पीछे यानी कि पहले अध्याय में जाएं तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था? शासन के विभिन्न स्तर के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा हुआ था। मतलब शासन को ऊर्ध्वाधर बांटा गया था अलग अलग स्तरों में, जिसे आज हम लोग कहेंगे आधुनिक लोकतंत्र में इसे सत्ता की साझेदारी कह सकते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में इसे क्या कह सकते हैं? सत्ता के साझेदारी का एक रूप। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे। तो ये जो पूरा अध्याय है ना, सत्ता का जो बंटवारा हुआ है, ऊर्ध्वाधर बंटवारा हुआ है अलग अलग स्तरों में, तो इसी पर हम लोग का पूर्ण रूप से विचार होगा। मतलब इस अध्याय में हम लोग सत्ता के बंटवारे पर ही पढ़ेंगे और सत्ता के इसी बंटवारे को है ना, तो इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा संघवाद क्या है। शासन के जो विभिन्न स्तरों पर जो सत्ता का बंटवारा हुआ है ना, इसे ही संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों के साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। देखिए, अगर सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है? एक ही लोकतंत्र में अलग अलग इलाकों पर रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। अगर हम इस अध्याय में बहुत सारे ऐसे हिस्से मिलेंगे जहां पर आपको भारत के संघवाद के सिद्धांत की व्याख्या है और उसके क्या व्यवहार है ये भी है, तो इसको समझने का कोशिश की गई है इस अध्याय में। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीतिक का विश्लेषण किया जाएगा। ध्यान समझिएगा, संघीय ढांचे, सबसे पहले आप संघीय ढांचे से जुड़ी हुई जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं उसकी चर्चा होगी। उसके बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों के बारे में पढ़ेंगे और राजनीति का विश्लेषण, मतलब संघवाद को मजबूत करने के पीछे कौन सी नीतियां, कौन सी राजनीति है, इन सभी पर विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम इस अध्याय के अंत में चले जाएं तो भारत का जो नया और तीसरा जो स्तर है, जो सबसे निचले स्तर की हम बात करेंगे, यहाँ पर 3 स्तर में, अगर हम 3 स्तर में बात करेंगे तो जिसको कहेंगे स्थानीय शासन, तो उसकी भी चर्चा की गई है इस अध्याय में। अब हम लोग बात करेंगे संघवाद क्या है। तो इसे समझने से पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये बच्चा क्या सोच रहा है। तो देखिए, मैं थोड़ी उलझन में हूँ। देखिए, ये जो बच्चा है वो उलझन में है। आखिर इसके उलझन का पीछे क्या कारण है वो देखिए। आखिर भारत की शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए? देखिए, ये उलझन में क्यों है? ये शासन व्यवस्था को लेके उलझन में है। इनका मानना है कि हम क्या शासन व्यवस्था समझें भारत को, मतलब भारत की शासन व्यवस्था का क्या नाम दे, इसी को लेके ये क्या है? उलझन में है। जैसे ये सोच रहा है कि हम भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक है, ऐसा ही सोच रहा है, क्या ये संघात्मक है अथवा केंद्रीकृत। तो इनका क्या उलझन में है कि भारत की शासन व्यवस्था को हम किस वर्ग में रखें, एकात्मक में रखें
या संघात्मक में रखें या केंद्रीकृत में रखें? तो इनका जवाब हमें इस अध्याय को पढ़ने से मिलेगा। तो आइए पुनः मुद्दे पे आते हैं। क्या है संघवाद, क्या है? तो देखिए, आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़े हैं जिसमें दो देशों के बीच शासन व्यवस्था को लेकर समझाने का कोशिश किया था। एक जिसका नाम था बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका, जो दोनों में शासन व्यवस्था में बिल्कुल ही भिन्न था। तो पिछले अध्याय में हम लोग इसी को पढ़े थे। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था। अगर आप पिछले अध्याय को याद रखे हैं तो आपको पता चलेगा कि बेल्जियम में एक संविधान बनी और उस संविधान के द्वारा एक ऐसा बदलाव हुआ जिसमें क्या हुआ, केंद्रीय जो सरकार की जो शक्ति था उनकी शक्ति को कम कर दिया गया और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। मतलब केंद्र सरकार की शक्ति को कम करके अब वो शक्ति किधर बढ़ाया गया, उस शक्ति को कह सकते हैं अब प्रांतीय सरकार को अधिकार में दिया। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी। देखिए, संविधान जब बना तो ठीक आपको पता चला कि केंद्रीय सरकार की शक्ति को कम किया गया, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि पहले प्रांतीय सरकार नहीं थी। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकार थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। देखिए, पहले जो प्रांतीय सरकार थी बेल्जियम में उनकी भी भूमिका थी, पहले अधिकार थे, किंतु सारे अधिकार प्रांतीय सरकार को केंद्र सरकार से मिले थे और उन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। पहले ये अधिकार को केंद्रीय सरकार वापस ले भी सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए। 1993 में क्या हुआ, कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। देखिए, अब एक नियम के तहत, एक संविधान के तहत 1993 में बदलाव हुआ और प्रांतीय सरकार को अब एक विशेष अधिकार दिया गया। ठीक है, संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। पहले कहाँ केंद्र सरकार पर निर्भर होना पड़ता था, अब ये केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। तो देखिए, हम यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण है इसको कलरों के माध्यम से बता रहे हैं ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। अब क्या हुआ, बेल्जियम में एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। अब बात करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। माने अभी भी श्रीलंका में क्या चल रहा है, एकात्मक शासन व्यवस्था जो पहले थी, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। मतलब शासन व्यवस्था के जितने भी अधिकार हैं वो किसके पास हैं, केंद्र सरकार के पास हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। अगर हम श्रीलंका के तमिल नेता के बारे में बात करें तो उन लोग का मानना था कि देश में सच्चे अर्थों में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, ऐसा उनका मानना था। अब बार बार उठ रहा है संघीय शासन व्यवस्था, तो समझ ही लेते हैं संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न आनुषंगिक
इकाइयों के बीच बट जाती हैं। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। मतलब संघीय शासन व्यवस्था में जितने भी अधिकार होते हैं वो केंद्रीय प्राधिकार और उनके विभिन्न इकाइयों के बीच में बटी होती हैं। अगर हम आमतौर से बात करें संघीय व्यवस्था में, तो संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। संघीय व्यवस्था में कितने स्तर पर सरकार होती है, 2 स्तर पर सरकार होती है, जिसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है। एक सरकार क्या होती है, पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। देखिए, जो केंद्र सरकार होता है ना, जो पूरे देश के लिए होता है, उसका जिम्मे में कौन आते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय, जिसे पूरे राष्ट्र को लेके चलते हैं, ऐसे विषय उनके जिम्मे में जाते हैं। अब फिर आता है राज्य कहिए या प्रांत कहिए, राज्य या प्रांत के स्तर के सरकारें होती हैं, जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। माने ये सरकार क्या था, शासन के जो दिन ब दिन जितने भी कामकाज होते हैं, इन मामलों को वो देखते हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती। देखिए, संघीय व्यवस्था का यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सत्ता के इन दोनों स्तर की जो सरकारें होती है ना, अपने अपने स्तर पर, जो केंद्र का है तो केंद्र पर, ये राज्य का है तो राज्य पर, ये अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था से अलग है। अब यहाँ पर कैसे अलग है ये वर्णन किया गया है। तो देखिए, एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, एकात्मक व्यवस्था में शासन एक ही स्तर पर होता है। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां क्या होता है, उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। देखिए, एकात्मक वाला में क्या होता है कि ये जो केंद्र सरकार होता है ना, वो प्रांतीय सरकार को या स्थानीय सरकार को क्या कर सकता है, वो आदेश दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में क्या होता है, संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने को आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वो केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। ठीक है, अपने अपने स्तर पर, वो केंद्रीय स्तर पर जवाबदेह होता है, ये राज्य स्तर पर जवाबदेह होता है, जिसको आप प्रांतीय कहेंगे। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। तो संघीय व्यवस्था की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, आइए उस पर विचार करते हैं कि संघीय जो व्यवस्था है उसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहली विशेषता का अगर हम बात करें तो यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। पहली विशेषता क्या है, संघीय में यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरी विशेषता बात करते हैं, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती। देखिए, सरकार तो अलग अलग स्तर का है, किंतु सभी जो भी सरकार की जो स्तर हैं एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। मतलब जिस नागरिक समूह पर शासन अगर केंद्र सरकार कर रही है तो उन्हीं नागरिक समूह पर
प्रांतीय सरकार भी शासन कर रही है। पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। बिल्कुल, यहाँ बहुत सुंदर बात लिखा है। मैं मानता हूँ कि यहाँ लिखा है कि एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है अलग अलग सरकार की जो स्तर है, किंतु अच्छी बात क्या है कि उसको कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरी विशेषता की बात करते हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। देखिए, संविधान में बांट दिया गया है कि किस स्तर के सरकार का कौन सा अधिकार क्षेत्र है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी कि क्या बोलना चाहेंगे, संविधान जो है सरकार के हर स्तर, चाहे किसी भी स्तर की बात क्यों ना हो, तो संविधान क्या करता है, सरकार के हर स्तर के उसका क्या अस्तित्व होना चाहिए, उसका क्या प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। अब देखिए चौथी विशेषता क्या है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अगर संविधान में कोई मौलिक प्रावधान है और सरकार उसको बदलना चाहता है, तो एक स्तर की जो सरकार उसे अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अब चौथी विशेषता देखते हैं, चलिए देख चुके हैं। पांचवी विशेषता देखते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। देखिए, अदालत को क्या है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में, अगर मान लेते हैं कि विभिन्न स्तर के सरकार और उन सरकारों के बीच में क्या है, अधिकारों के विवाद अगर उठ गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। छठी विशेषता की बात करें तो वित्तीय स्वायत्ता। स्वायत्ता मतलब होता है जिसको केवल किसी एक के पास अधिकार। तो वित्तीय मतलब धन संबंधी जो किसी एक के पास अधिकार की बात करें, तो निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। मतलब माने किसी एक को जो अधिकार मिला है वित्तीय मामले में, तो राज्य स्तर के अलग हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब विभिन्न स्तर के सरकारों का राजस्व का अलग अलग स्रोत है। केंद्र सरकार का वित्तीय संबंधी जो राजस्व जो प्राप्त करता है या धन जो प्राप्त करता है, उनका स्रोत अलग है। और प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार का जो राजस्व प्राप्त करने का, यानी कि धन इकट्ठा करने का, धन प्राप्त करने का जो स्रोत है अलग है। मतलब दोनों प्रांतों का, मतलब प्रांत या बोलिए या फिर दोनों सरकारों का, मतलब अलग अलग स्तर के सरकार का जो वित्तीय स्वायत्ता है, उसके लिए जो स्रोत हैं, वित्तीय स्वायत्ता का जो स्रोत हैं दोनों सरकार का, ठीक है, वो अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। सातवीं जो विशेषता है वो देखिए, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था का दो उद्देश्य हैं। दोहरे मतलब दो उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य है, देखिए ध्यान से। देश की एकता की सुरक्षा करना, ठीक है, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, ये पहला उद्देश्य, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, ये भी है। तो ये है संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य। क्या है, देश की एकता की सुरक्षा करना, उसको बढ़ाना, और साथ ही साथ क्या करना, क्षेत्रीय जो विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो ये 7 मुख्य विशेषताएं देखने को मिला
संघीय व्यवस्था की। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन, जो संघीय व्यवस्था का जो गठन हो रहा है और कामकाज के लिए, संघीय जो व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्या, वो देखिए। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, संघीय व्यवस्था का गठन उसके कामकाज के लिए दो महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच क्या होना चाहिए, सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होने चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं। एक आदर्श जिसको कहेंगे संघीय व्यवस्था, उसमें ये दो पक्ष होने चाहिए। कौन से? आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। ध्यान से देखिएगा, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का जो बंटवारा है, उसके अधिकार को जो बांटा गया है, हर संघीय सरकार में, हर संघीय सरकार में क्या होता है, अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। देखिए, संघीय शासन व्यवस्थाएं क्या होती है, आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। मतलब दोनों के अपने अपने संप्रभुता एक साथ चलते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। मतलब एक माहौल, एक मेथड तैयार रखते हैं जिसमें वो अपने आप कैसे सुरक्षित रहें, कैसे खुशहाल रहें, एक ऐसा रास्ता बना के चलता है। ठीक है, अलग अलग पहचान भी बना के रखता है, अपनी अपनी संप्रभुता भी साथ लेके चलता है। किसमें? जिसमें सबको आपस में साथ ला के बनाने वाली व्यवस्था में। साथ आकर संघ बनाने के जो उदाहरण हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में, माने जैसे ऐसे जगह जहाँ पर इसी तरह का संघीय व्यवस्था है, आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है। प्रांतों को क्या होता है? समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसे इस प्रकार के संघीय व्यवस्था में क्या होता है, ये देखने को मिला है कि जो केंद्र के बरकस, मतलब ये कौन? प्रांत वाले ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इस प्रकार की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अब आता है दूसरे प्रकार का। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, जो देश बड़ा है और उनके अंदर, अपने देश के अंदर जो विभिन्न विविधता हैं, तो आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य
और राष्ट्रीय सरकार के बीच, राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। इसके उदाहरण में क्या आते हैं? भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। देखिए, इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होता है, अगर हम तुलना करें राज्य से और केंद्र सरकार के बीच में, तो केंद्र सरकार के पास ज़्यादा ताकतवर होते हैं, मतलब केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर वाले होते हैं। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होता है, विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में क्या होता है, किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये बच्ची कुछ सोच रही है। क्या सोच रही है देखिएगा। संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया? तो देखिए, जहाँ तक हमें लगता है कि यहाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं कि संघीय व्यवस्था क्या है, बड़े देशों के अनुकूल है। तो यहाँ बेल्जियम इसको इसलिए अपनाया, भले ही वो बेल्जियम छोटा देश है, किंतु बेल्जियम के अंदर क्या था, विविधता बहुत ज़्यादा था। और संघीय व्यवस्था में हम लोग क्या देखते हैं, विविधताओं को ध्यान में रखते हुए बनाता है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि बेल्जियम ने संघीय व्यवस्था बस अपने आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए किया होगा। अब आगे देखिए, बात बोले और भेद खोले में। अब यहां पर उठता है बात अधिकार क्षेत्र का। अधिकार क्षेत्र क्या है? तो सुनिएगा, ऐसा दायरा मतलब क्षेत्र जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, माने ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी का एक संवैधानिक अधिकार हो, एक नियम के तहत वहां पर उसका अधिकार हो, यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है। और जो क्षेत्र जो है वो भौगोलिक सीमा, एक बाउंड्री के द्वारा उसको परिभाषित किया गया हो, अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है, या उसके उस अधिकार में कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। यही होता है अधिकार क्षेत्र। अब हम लोग विचार करते हैं क्या समझा और क्या जाना पर। तो देखिए, कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। देखिए, एक बहस चल रही है, एक मीटिंग चल रही है कुछ नेपाली के बीच में, और उन लोग सोच रहा है कि हम लोग के यहाँ भी संविधान में क्या होना चाहिए, संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहा था। ठीक है, तो उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार की थी। ध्यान समझिएगा उसकी चर्चा क्या है। पहला व्यक्ति जो है वो खगराज है। देखो क्या कह रहा है, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। देखिए, खगराज का क्या मानना है कि मुझे ना ये व्यवस्था अच्छी नहीं लगती है, संघीय व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि भारत में ना संघीय व्यवस्था के चलते सीटों को आरक्षित करना पड़ता है, बस इसीलिए हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब मीता कुछ कह रही है। देखिए, हमारे देश तो कोई बड़ा नहीं है, तो हमें संघ की क्या जरूरत है, ये ऐसा सोच रही है कि हमारा देश कोई बड़ा नहीं है तो यहाँ संघ की कोई जरूरत नहीं है। तो उस इन्हीं मीटिंग में से बाबूलाल कुछ कहता है। तो देखिए बाबूलाल क्या कहता है, मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। और राम गणेश क्या कहता है, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होता है कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था
उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। तो ये था मीटिंग में, बात उठा, लोगों का अपना अपना बात था। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? मान लेते कि आप इस मीटिंग पर बैठे हुए हैं, तो इन लोगों के बात को सुनने के बाद आपका तो कुछ तो राय होता, तो उसका टिप्पणी दीजिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? तो इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है, ये भी बताइए। तो देखिए, अगर हम यहाँ अपना व्यक्तिगत राय लें, व्यक्तिगत राय, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि खगराज ने भी कुछ हद तक गलत ही कहा है, क्योंकि भारत में अगर कुछ सीटों का आरक्षित करना पड़ा है तो क्यों? विशेष प्रांतों को, लोगों को उठाने के लिए उन्हें विशेष आरक्षित इसलिए करना पड़ रहा है ताकि समानता ला सके, एक उनकी स्थिति को उठाने के लिए ऐसा किया गया है। सभी सिचुएशनों को, हालातों को देखते हुए डिसीजन लिया गया है, इसलिए उनका मानना हमें जहाँ तक लगता है गलत है। उसी प्रकार अगर हम मीता की बात करें तो यहाँ भी इनके बातों में भी थोड़ा हमें लगता है कि गलत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो देश छोटा हो वहाँ संघ नहीं होगा। मायने ये रखता है कि उसके आंतरिक भाग में किस तरह का माहौल है। अगर छोटा ही देश है मगर कई प्रकार के विविधताओं से जुड़ा हुआ है तो वहाँ संघ बनाना तो जरूरी बैठ जाता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि देश छोटा हो तो संघ की जरूरत नहीं होगी। और यदि बात करें बाबूलाल का, तो बाबूलाल का क्या कहना है कि तराई क्षेत्र का एक अलग राज्य सरकार बने तो ज़्यादा स्वायत्ता मिल सकेगी। देखिए, ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि जब एक अलग राज्य बनता है ना तो उसको एक विशेष राज्य का एक अधिकार मिलता है। उसकी अधिकार अलग होने से वो उस पर, अपने विषय पर ज़्यादा ध्यान देता है, मगर मायने ये भी रखता है कि उस अलग राज्य तो बना ठीक है, मगर उसके अंतर्गत कौन से विषय आते हैं ये भी मायने रखता है। ठीक है, तो बाबूलाल को जो लग रहा है वो कुछ हद तक ठीक हमें लग रहा है कि ठीक है, एक अलग राज्य बनेगा तो उसको कुछ स्वायत्ता मिलेगी। अब रही बात राम गणेश का, तो राम गणेश ने जो विचार रखा है इससे तो हम सहमत हैं, क्योंकि पहले जब शासन हुआ करता था राजा का, तो राजा के पास ही सारे शक्तियाँ होती थी, जो भी डिसीजन वगैरह लेता था। तो आज क्या हुआ है कि जो भी शक्तियाँ पहले राजा के पास हुआ करती थी वो शक्तियाँ अब हम किनको देते हैं? जिन्हें हम चुनते हैं, जिन्हें हम अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं, उन्हें अधिकार देते हैं और उनके अधिकार देने के बाद उनके शासन पर हम लोग, जो शासनकाल में उनके शासन से हम लोग नियम से चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था को लेके। देखिए, हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछले अध्याय में क्या देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जो छोटे देश हैं, फिर भी उनके यहाँ विविधता थी और उस विविधता के कारण उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई उसको संभालने में। तो ज़रा सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में, जो भारत जो इतना बड़ा बड़ा जो विशाल देश है, यह काम कितना मुश्किल होगा। यहाँ इतना विविधता है तो उसको संभालना कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या अवस्था है, जरा सोचिए। तो आइए संविधान से ही शुरू करें। आइए संविधान से ही शुरू करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़े भारत में विलीन हो गए।
ठीक है, बहुत सारे स्वतंत्र राजवाड़े जो राज्य हैं भारत में विलीन हो गए, जुड़ गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। ठीक है, भारतीय संविधान ने क्या किया, भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। देखिए ध्यान से, इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संविधान ने मौलिक रूप से क्या बताया था, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। पहला था संघ सरकार यानी कि या जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को क्या होता है, केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का, ठीक है, पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नागरिकों के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। यह तीसरा स्तर है। पहला केंद्र स्तर हुआ, फिर राज्य या प्रांत स्तर हुआ, उसके बाद ये तीसरा स्तर नगर पालिका या पंचायत। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ पे यानी कि हमारे भारत में भी तीनों स्तर का शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। सबका अपना अधिकार अलग अलग है, अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में यानी कि 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। देखिए संविधान में क्या किया है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो अधिकार हैं उन्हें बांटा गया है, और उनके अधिकारों को, विधायी अधिकारों की अगर बात करें तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, और ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। तो पहला सूची में देखिए क्या जिक्र किया है, संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। यानी संघ सूची में क्या है, संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। ठीक है, संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं। अब आता है राज्य सूची में। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। अब आता है तीसरे में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या आता है, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और
उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में, मतलब इसमें दोनों क्षेत्र के दिलचस्पी के साथ, उसके साझी के साथ आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के बीच में अगर टकराव आ जाता है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अब देखिए यहाँ ये जो सोच रहा है उस पर देखते हैं, क्या यह कुछ अजीब बात नहीं है? ये कह रहा है कि क्या यह कुछ अजीब बात नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम नहीं था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, या वे इसके बारे में कहने से बचना चाहते थे? देखिए, तो बिल्कुल इसकी बात पे तो दम है, क्योंकि ये सोच रहा है कि तो पूरा अजीब बात है। क्या हमारे संविधान निर्माता को मालूम नहीं था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, किस तरह की संघीय व्यवस्था होती है, या वे इसके बारे में कहने से बचना चाहते थे?